नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। एक बार जुड़ जाइए भाई सारे के सारे, ठीक है, जुड़ जाइए। आपसे एक सवाल पूछना है आज कि जो एक रैपिड फायर है ना, रैपिड फायर वो आप कैसे चाहते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड? ठीक है, बता देना रिकॉर्डेड चाहिए या लाइव चाहिए। वैसे लाइव भी हुआ तो उसमें कमेंट नहीं ले पाएंगे हम, है ना। कमेंट एक आपका कई लोगों का वो होगा सर्टिफिकेट जो है ओबीसी। ओबीसी में बेटा लिखा आना चाहिए कि भैया नॉन क्रीमी लेयर है। कहीं एनसीएल कहीं कहीं अलग से बनवाना पड़ता है, कहीं कहीं लिखाता है नॉन क्रीमी लेयर। एनसीएल मतलब उसी सर्टिफिकेट में रहता है कि नॉन क्रीमी लेयर है ना। तो एक वो याद रखना आप लोग जब तक हम शुरू करें। एक ईडब्ल्यूएस कब का बना होना चाहिए ये जरूर पता होना चाहिए आपको। ईडब्ल्यूएस जो है, जैसे आप अभी फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपका ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। जो आपने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा होगा वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का, या 1 अप्रैल का हो या उसके बाद का। पिछले साल यानी 31 मार्च तक का नहीं चलेगा बेटा, कभी आप इस कंफ्यूजन में हो। 31 मार्च तक का नहीं चलेगा। तो आपका ईडब्ल्यूएस जो है ना, जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, वो कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का। ठीक है, ये कई बच्चों के डाउट होता है के बाद का। ठीक है, और याद रखना है एक चीज और कि बेटा ये सर्टिफिकेट आपके पास जितने भी हैं ये आपको लास्ट डेट पे आपके पास होने चाहिए। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है ना, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसमें आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये मैं बता दूंगा आपको। चलते हैं एक बार आगे। भारत रत्न का कुछ बचा हुआ है। सीधे सवाल आएगा कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कब मिला? 2001 में मिला है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? 2001 में। इनका संबंध किससे है? शहनाई वादन। क्या बजाते हैं बेटा ये? तो शहनाई वादन से इनका संबंध है। ठीक है, शहनाई बजाते हैं अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो। फिर सवाल सीधे सीधे बनेगा, सचिन तेंदुलकर को कब मिला है? और सचिन तेंदुलकर के साथ सीएन राव नाम के एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, दोनों को 2014 में, दोनों को 2014 में बेटा ध्यान रखना है। ST ST के सर्टिफिकेट बेटा काफी साल पुराने भी चल जाते हैं। काफी का मतलब 3-4-5 साल पुराना भी हो तो भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन बनवा लेना चाहिए। हाँ, 2023 का है ओबीसी का, तो चलना तो चाहिए बेटा, लेकिन 2-3 साल में उसे रिन्यू करवा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 साल में करवा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो लता मंगेशकर 2001। वैसे मैं 1-2 दिन में आपका एक जनरल सेशन लेके आने वाला हूं यूट्यूब पे, जब हम केवल बात करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल बात, है ना। और आपके सवाल इस तरह के जो है उसके जवाब देंगे। हो सकता है वो कल रखें और हो सकता है वो मंडे भी रखें, 2 दिन में से 1 दिन रखेंगे। सचिन तेंदुलकर को कब मिला? 2014 में मिला है। और सीएन राव को कब मिला है बेटा? तो सीएन राव को भी 2014 में ही मिला है। सचिन तेंदुलकर के बारे में 1-2 चीजें और भी पूछेगा। ये सबसे कम उम्र के हैं और पहले खिलाड़ी भी हैं। यानी जितने लोगों को आज तक भारत रत्न मिला है उनमें सबसे कम उम्र के कौन हैं? सचिन तेंदुलकर हैं। और बेटा पहले खिलाड़ी कौन है? तो वो भी सचिन तेंदुलकर हैं, वो भी सचिन तेंदुलकर हैं बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए 2019 में ये किसे मिला है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को मिला है बेटा, जो असम के गीतकार हैं। ठीक है, गीत गाते हैं जो, मान लो। और बेटा नानाजी देशमुख, तो 19 में ये नानाजी देशमुख को मिला है। और किसको मिला है बेटा? तो भूपेन हजारिका को मिला है। अब एक बार फिर से देखो, कुछ चीज इसमें जुड़ेंगी। 54 के 3 आपको याद है? थम्स अप करते चलना जो आपको याद हो। देखो,
डॉक्टर सी.वी. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको 1954 में ही मिला था। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको 54 में ही मिला था। और बेटा डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी कब मिला था? तो इनको भी 1954 में ही मिला था। तो इन तीनों को 1954 में मिला है। और सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, सीधे सवाल पूछा जाएगा कि पहले विजेता कौन है इनमें से कोई एक, या सारे देने के बाद वो आपसे पूछेगा, ठीक है। 1958 में हमने पढ़ा था महर्षि धोंदो केशव कर्वे, पर हमने एक छोड़ दिया ना बीच में नाम अभी तक जो हमने पढ़ा था। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत जो हैं, इनको 1957 में मिला। 58 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे, इनकी क्या खासियत हमने याद की थी बच्चे? 100वें जन्मदिन पर। कब? 100वें जन्मदिन पर। और ये पूछा जाता है किस व्यक्ति को 100वें जन्मदिन पर दिया गया था? 100वें जन्मदिन पर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके नाम पे ही बीसी रॉय पुरस्कार भी दिया जाता है चिकित्सा में। बीसी रॉय बेटा इनको 1961 में मिला है। और हमने यहां पे जोड़ दिया एक नया नाम 1961 का। 1961 के बाद इन्होंने छोड़ दिया कई। 1962 में बताओ किसको मिला? क्या 62 का नाम याद है? मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, याद रखना है बेटा। चलिए हाँ, 1955 वाला भी छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, सही बात है। 1954 के बाद 1955 में किसे मिला ये भी आपको खुद से देखना है कि क्या जवाहरलाल नेहरू को मिला है। 1962 के बाद हमने एक और पढ़ा था भाई नाम, 1966 वाला पुरस्कार जो कि हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। और इसके बाद बेटा याद रखना है 1971, ठीक है, वो इंदिरा गांधी जी को दिया गया, इंदिरा गांधी। फिर मदर टेरेसा आई। 1983 में आचार्य विनोबा भावे आए। और विनोबा भावे के बारे में खास बात यह है कि भूदान आंदोलन चलाया था इन्होंने। क्या चलाया था बेटा? भूदान आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। और एक चीज और कि रेमन मैग्सेसे पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। एक पुरस्कार आएगा आज आगे, रेमन मैग्सेसे। इस पुरस्कार को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, पाने वाले पहले व्यक्ति बेटा कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पाने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये विनोबा भावे हैं। ओबीसी कितना पुराना बेटा? 2-3 साल पुराना चल जाता है, 4-5 साल में वो गड़बड़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना है आप भर दो, लेकिन नया बनवा लो, नया भी बनवा लो और कोशिश करो वो उससे पहले ही मिल जाए, ठीक है, लेकिन इतना टाइम पे होना चाहिए। चलिए 1987 खान अब्दुल गफ्फार खां बेटा, क्या पहले विदेशी हैं ये बताओ, साथ साथ बताते चलो मुझे, क्या पहले विदेशी हैं? और क्या ये पाकिस्तान से संबंधित हैं? क्या इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं बेटा? क्या इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं क्या ये? हाँ तो बेटा ये लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। क्या रहे हैं? तो लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं बेटा, ठीक है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हमने देखे ही थे पहले भी, नेल्सन मंडेला को भी 1990, और बेटा डॉक्टर अंबेडकर को भी 1990, डॉक्टर अंबेडकर को भी 1990 नाम हमें अब याद हो गए, लिखो लगभग याद हो गए होंगे। अगर मैं आपसे फटाफट एक बार याद करवाने की कोशिश करूं, 1954 में 3 नाम, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन।
1955 में आए थे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 में आए थे गोविंद वल्लभ पंत। चौथे नंबर पे हम कहाँ पे आए थे बेटा? 1958 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे, 100वां जन्मदिन। फिर हम 1961 में आ गए। 1961 में कौन थे बताओ? विधान चंद्र रॉय। 1961 में विधान चंद्र रॉय। फिर हम छठे नंबर पे आ गए अपने किन के पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, 1962 में। फिर हम 1966 में आए, पहला मरणोपरांत पुरस्कार मिला हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है राजगोपालाचारी जी को भारत रत्न किस कारण से मिला था? ये आप पढ़ना पेपर के बाद, ये पेपर के बाद पढ़ना बेटा। अभी जो पेपर निकलवाए आपका, अब 2 महीने में आपके पास बहुत नॉलेज लेने का समय नहीं है, ठीक है। आपसे किसी विजेता के लिए नहीं पूछेगा किस कारण से मिला था। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे लिए तो बहुत जरूरी है सवाल, तो आप इसको सर्च करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इस तरह का पहली बार मैंने इसलिए बता दिया है ताकि बाकी बच्चे अभी, क्योंकि एग्जाम आगे है, तो टू द पॉइंट पढ़ें। आगे से मैं इस तरह के सवाल को लूंगा नहीं बेटा, बुरा मत मानना, ठीक है। चलिए, तो 1966 में हम आ गए थे। फिर 1971 में हम आए तो इंदिरा गांधी जी को मिल गया। अरे ये तो कुछ खास बात हो गई। हाँ जी, खास हो गई। पहली महिला को, इंदिरा गांधी पहली महिला है, ठीक है। फिर हम कहाँ आए थे बेटा? 1900, उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा जी को मिल गया। 1900 मदर टेरेसा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं फिर, ठीक है। फिर हम 1983 में आए तो किन को मिला है? विनोबा भावे को मिला है। फिर हम 1983 से लेके 1987 में आए, पहले विदेशी लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, पाकिस्तान के थे ये। कहाँ के थे? पाकिस्तान के बेटा। हाँ, कल क्लास रहेगी बेटा, कल क्लास रहेगी, सैटरडे क्लास रहेगी एसएससी जीडी की, ठीक है। और फिर हम सीधे 90 पे आए और 2 महत्वपूर्ण नाम है 90 में बेटा, 2 महत्वपूर्ण नाम। और वो कौन कौन से नाम हैं? तो आप बताओगे जी, एक तो नेल्सन मंडेला और दूसरे भीमराव अंबेडकर जी। यही हैं 2 नाम 1990 के। यहां तक हमने अच्छे से याद किया। 91 में 2 नाम हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजीव गांधी को कब मिला बेटा? तो राजीव गांधी को 1991 में मिला और सरदार पटेल को भी 1991 में मिला। तो ये 2 नाम हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पर ये मोरारजी देसाई नाम हमें पता नहीं था। मोरारजी देसाई जो है, इनको भी 91 में मिला। और इनको क्या इनको निशान पाकिस्तान भी मिल चुका है? निशान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ने भी इनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है क्या? पाकिस्तान ने भी इनको अपना सर्वोच्च सम्मान दे रखा है क्या? तो एकमात्र प्रधानमंत्री हमारे जिन्हें पाकिस्तान ने भी अपना एक सर्वोच्च सम्मान दिया है, निशान पाकिस्तान। क्या? निशान पाकिस्तान बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1992 मौलाना अबुल कलाम आजाद बेटा। 1992 में ये तीनों नाम महत्वपूर्ण है। ये हमारे जो मिसाइल मैन है वो नहीं है, ये वो नहीं है बेटा जो आप सोच रहे हो, अब्दुल कलाम जी नहीं है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ये कौन है मेरे शेरों? तो स्वतंत्र भारत के ये पहले शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको मरणोपरांत मिला है और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक है। जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा बेटा, जेआरडी टाटा याद रखना है। और सत्यजीत रे, सत्यजीत रे वही हैं जिनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिनको भारत रत्न मिला है, जिनको ऑस्कर मिला है, और बेटा जिनको साथ में क्या मिला है? ऑस्कर के अलावा इनको जो हमारा दादा साहब फाल्के सम्मान है वो भी मिला है। और मैं डिटेल में जब ये हमारा आगे पुरस्कार आएगा इन्हीं पुरस्कार में तब बताऊंगा, ठीक है।
चलिए, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बेटा मरणोपरांत मिला इनको 92 में। सवाल कैसे बनेगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद को कब मिला है? 1992 में। जेआरडी टाटा को 1992, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992, जेआरडी टाटा 1992, सत्यजीत रे 1992, सत्यजीत रे 1992, भाई अंबेडकर जी 90, अंबेडकर जी 90 याद रखना है, और ये 92। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, पर दो नाम जुड़े 97 में, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली। तो ध्यान रखना है ये दो तीन नाम जो हमने जोड़े हैं, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो है बेटा इनको 1991 में मिला है, 1991 में, जब राजीव गांधी जी और सरदार पटेल को मिला था, ठीक है। और गुलजारी लाल नंदा को 1997। गुलजारी लाल नंदा को कब मिला है बेटा? तो गुलजारी लाल नंदा को 1997 में मिला है। अरुणा आसफ अली को भी मिला है, अरुणा आसफ अली को भी। अरुणा आसफ अली के बारे में क्या खास बात है? मरणोपरांत पाने वाली पहली महिला है ये, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, द फर्स्ट विमेन टू गेट भारत रत्न पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली मतलब मरने के बाद। और मरणोपरांत पाने वाले पहले पुरुष कौन थे बताओ? मरणोपरांत पाने वाले यानी पोस्ट्यूमसली यानी मरने के बाद यानी आफ्टर डेथ, कौन थे बेटा बताओ? पहले पुरुष कौन थे? पहले पुरुष कौन थे तो आपको बताना है। तो भाई अरुणा आसिफ अली याद रखना है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला है, और 1997 में। इनसे पहले 1971 में आपको पता है इंदिरा गांधी जी, और 1980 में मदर टेरेसा को भी मिल चुका था, पर उन दोनों को मरणोपरांत नहीं मिला था। बहुत बढ़िया बेटा, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अच्छे, बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बिल्कुल फोकस से पढ़ना है। जब समय कम हो तो समय को दुगना करने का एक ही मंत्र है, ध्यान को डबल कर दो। किसी चीज को आप जिस शिद्दत से कर रहे हो, जिस मेहनत से कर रहे हो ना, उस शिद्दत को, उस मेहनत को डबल कर दो। आपको 2 महीने की बजाय ये मान लेना 4 महीने मिल गए पढ़ने के लिए। ये एक मंत्र है भाई पढ़ने का, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997, मोरारजी देसाई 1997 या 91 बेटा, 91 ना। गुलजारी लाल नंदा 1997, गुलजारी लाल नंदा 1997, और अरुणा आसफ अली 1997, ठीक है। आगे देखो बेटा, ज्यादा बेटा आगे देखो। 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये पहली गायक है बेटा, पहली गायक, भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट सिंगर है ये। क्या है? तो फर्स्ट सिंगर है भारत रत्न पाने वाली। और आपको जब आप आगे पढ़ोगे तो आप समझोगे म्यूजिक होता है हमारे यहां 2 तरह का, एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और एक कर्नाटिक म्यूजिक। हमारे यहां कितना म्यूजिक होता है हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहां लिख नहीं रहा हूं। हमारे यहां 2 तरह का मेन म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक और बेटा कर्नाटिक म्यूजिक, है ना। तो ये कर्नाटिक म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं। और कर्नाटिक संगीत कहां पे चलता है बेटा? कर्नाटिक संगीत चलता है, याद रखना है, कर्नाटिक संगीत साउथ इंडिया में चलता है। कहां पे चलता है? तो साउथ इंडिया में कर्नाटिक म्यूजिक चलता है बेटा। अब ये सवाल भी पूछा जाएगा, रेमन मैग्सेसे पाने वाली पहली गायिका, यहां भी गड़बड़ मत कर देना। रेमन मैग्सेसे पाने वाली पहली गायिका भी कौन है? तो वो भी एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। कौन है बेटा? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी प्रदर्शन किया था 1966 में। कब? 1966 में, ठीक है, ध्यान रखना है।
1966 में। ठीक है, चलिए देखो, भारतीय कर्नाटक म्यूजिक से जुड़ी हुई है 1998 में पहली गायिका। और हम अक्सर गलती ये करते हैं, जब पहली गायिका पूछी जाती हैं तो हम नाम लिख देते हैं लता मंगेशकर जी का, और वहीं पे हमारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, कुछ समझने का नहीं है ज्यादा, फिर से बता देता हूं। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला। जब ये इनको मिला तब तक ये किसी भी सिंगर को नहीं मिला था। तो जब ये पहली सिंगर हो जाएंगी, सीधे सीधे बात है। पर सिंगर जो हमारे यहाँ म्यूजिक जो यूज करते हैं ना हम लोग, हमारा जो संगीत है वो दो तरह का है बेटा। एक तो उत्तर भारत में चलता है मुख्यतः, उसको हम बोलते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इसको हिंदी में कहते हैं। सिंपल के दो तरह का है, क्योंकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तो चलता है ऊपर वाले राज्यों में, यानी कि ज्यादातर कहां पे बेटा, उत्तर भारत के राज्यों में। और कर्नाटक म्यूजिक चलता है ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में। तो यानी ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल सीधे पूछा जाए ये किससे जुड़ी हुई हैं, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से नहीं, कर्नाटक म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं बेटा, ये कर्नाटक म्यूजिक से। ठीक है, चलिए, और ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली गायिका है। जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जो आपको पढ़ा था आपने, विनोबा भावे को सबसे पहले मिला था, और हम आगे पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज ही क्लास में हमें रैमन मैग्सेसे भी पढ़ना है। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में यानी UN में प्रदर्शन भी किया था, और कब किया था, 1966 में किया था। 1999 में बेटा 4 लोगों को दिया है, 4 लोग। अब आज तक आपने देखा था कि कभी भी 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया गया था। अब तक हमने देखा एक साल में 3 से ज्यादा नहीं थे कभी भी, एक साल में 3 से ज्यादा कभी भी नहीं थे मेरे भाई। ठीक है, एक साल में 3 से ज्यादा थे कभी नहीं थे। तो याद रखना है, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को नोबेल भी मिला है क्या, हाँ जी मिला है। कब मिला है, 1998 में, हमने कल देखा था 1998 में। इनको 1999 में मिला है बेटा क्या, भारत रत्न। पंडित रविशंकर, ये भी किससे जुड़े हुए हैं, सितार से बेटा, सितार बजाते रहे हैं सितार, तो सितार वादन से इनका संबंध है। तो पंडित रविशंकर को भी मिला है 1999 में, जयप्रकाश नारायण को भी, और गोपीनाथ बोरदोलोई को भी। तो ये दो नाम तो ज्यादा नहीं पूछे गए, पर इन दोनों को खूब पूछता है कि पंडित रविशंकर को कब मिला है, 99 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कब मिला है, 1999 में, 1999 में। ठीक है बेटा, मैंने अभी तक पूरा रिवीजन करवाया, 90 तक तो पूरा करवाया मैंने। ठीक है, 90 तक मैंने अभी करवाया था, 91 से फिर देख लो। 1991 में आपको पता है 3 लोगों को मिला था क्या, राजीव गांधी, हाँ जी, सरदार पटेल, हाँ जी, मुरारजी देसाई, हाँ जी, राजीव गांधी, सरदार पटेल, मुरारजी देसाई। 1992 में भी 3 लोगों को मिला। 92 में आपको पता होगा किन किन को मिला, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला था बेटा। 92 में ही सत्यजीत रे को भी मिला था, सत्यजीत रे, इनको भी 92 में ही मिला था बेटा। और 92 में ही JRD टाटा को भी मिला, JRD टाटा। ठीक है, फिर हम 1997 वाला याद कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद जी को मिला, APJ अबुल कलाम। इसके अलावा मिला बेटा अरुणा असफ अली को, इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा को। अबुल कलाम जो APJ अब्दुल कलाम है हमारे, उसके अलावा गुलजारी लाल नंदा याद रहेंगे बेटा, गुलजारी लाल नंदा, और उसके बाद अरुणा आसफ अली याद रहेंगी। 1998 में देखो MS सुब्बुलक्ष्मी याद रहेंगी बेटा, और 99 में 4 लोग हैं, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलोई, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलोई, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलोई। सवाल पूछे जाएंगे देखो बेटा किस तरह के। अब मैं इसलिए अलग से नहीं ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो मैं आपको सवाल करवाऊंगा ही अच्छे से। ठीक है, सवाल बनेंगे।
ठीक है, प्रैक्टिस सेट मंडे से है, तो जिन्होंने पहले एक बार पूरा सिलेबस कर रखा है ना कभी भी, वो तो ले लेना जरूर, और जिन्होंने नहीं कर रखा तो भाई पहले अपने कोर्स को ध्यान देना। अगर कोर्स के बाद टाइम बचता है तो फिर प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। अगर कोर्स से आपको दिन में टाइम मिल जाता है, हालांकि 1 घंटे का ही रहेगा, और सीधे सीधे सवाल उसमें मैं ऐसे लेके आऊंगा जो पेपर में सीधे मिल जाए आपको ज्यादातर, पर फिर भी अगर एक चीज पहले पढ़नी है तो सिलेबस पहले पढ़ना है। ठीक बेटा, ये 1999 में ही आता है, कुछ कुछ किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इनका नाम 1999 में ही आता है। क्योंकि जब ये पूछता है ना कि 4 लोगों को कब दिया गया, तो फिर वो 1999 में उसमें गिनती है, 1999 में उसमें गिनती है। नहीं बेटा, ये मेजर ध्यानचंद जी को नहीं मिला, मेजर ध्यानचंद जी को नहीं मिला बेटा, ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद जी को ये नहीं मिला, ठीक है। चलिए, तो पंडित रविशंकर बेटा सितार वादन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण और गोपीनाथ बोरदोलई, इन चारों लोगों को 1999 में मिला है। फिर 2001 में इन दोनों लोगों को हमने अभी पढ़ा था, तो इसलिए अब दोबारा ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को। 2014 में हमने छोड़ दिए दोनों नाम, तो आपको पता होना चाहिए, सचिन याद रखना है 2014 के लिए, सचिन तेंदुलकर, और सीएन राव जो हमारे वैज्ञानिक हैं, सीएन राव, ठीक है। ये 2014 में। 15 में आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मिलेंगे, 15 में आपको मदन मोहन मालवीय जी भी मिलेंगे, मदन मोहन मालवीय, और ये दोनों महत्वपूर्ण है बेटा, दोनों महत्वपूर्ण है। अब सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाने की संभावना है 2024 में कितने लोगों को, 5 लोगों को। इसलिए सवाल पूछ लेता है कि 4 या 3 से ज्यादा ये कौन कौन से साल में दिया गया है, 3 से ज्यादा ये कौन कौन से साल में दिया गया है। तो बेटा 3 से ज्यादा ये कब कब दिया गया है बताओ, तो 3 से ज्यादा 1999 में, और बेटा 1999 में 4, और 2024 में 5। ये 3 से ज्यादा लोगों को 2 बार दिया गया है। 2024 में याद रखना है बेटा, 2024 में नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर, नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी, नंबर 3 पामुल पर्थी वेंकट नरसिंहा राव गरू, ये पूरा नाम है लेकिन इनको कहते हैं पी वी नरसिम्हा राव, पी वी नरसिम्हा राव बेटा, पी वी नरसिम्हा राव। और चौथे नंबर पे चौधरी चरण सिंह, और 5वें नंबर पे कौन आएंगे, तो 5वें नंबर पे बताओ बेटा कौन आएंगे, तो 5वें नंबर पे हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। किस किस वर्ष 3 से ज्यादा लोगों को मिला है, ये सवाल अगर आता है। नहीं बेटा, ये नहीं मिला है विराट कोहली को भी, ठीक है। चलिए, तो किस किस वर्ष 3 से ज्यादा लोगों को दिया गया है, तो 1999 और 2024, 1999 और 2024 बेटा, ठीक है। चलिए, कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। तो किस, जो ऐसे सवाल कैसे पूछेगा कि कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला है बेटा किसको, कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे बेटा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है वो रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आपको पता होना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी बेटा याद रखना है, तो ये
भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे, 7वें उप प्रधानमंत्री, और लास्ट अभी तक के। आज तक एक सवाल और तैयार हो गया, भारत में कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं आज तक? तो भैया 7 लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। कितने लोगों को? 7 लोगों को। माई कंट्री माई लाइफ इनकी एक पुस्तक भी है, ठीक है बेटा, माई कंट्री माई लाइफ। चौधरी चरण सिंह, याद रखना है ये उत्तर प्रदेश के क्या रहे हैं बेटा? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये भी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन 7 में से एक ये भी हैं, और भारत के बेटा ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देखो खासियत कि भाई उत्तर प्रदेश में सीएम भी बने थे, भारत के डिप्टी पीएम भी हैं, और भारत के पीएम भी बने हैं। और वो नेता जो लोकसभा में गए ही नहीं, वो नेता जो लोकसभा में गए ही नहीं, वो नेता जो लोकसभा में गए ही नहीं, वो भी कौन है? वो भी कौन है बेटा? प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लोकसभा में नहीं गए थे, वो जो सत्र होता है उसमें नहीं गए थे बेटा, तो वो है हमारे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री। और पीवी नरसिम्हा राव के बारे में खास चीज, 9वें प्रधानमंत्री। कौन से? 9वें। दक्षिण भारत से पहले दक्षिण भारतीय, यानी जो हमारा साउथ इंडिया है उससे पहले है बेटा, उससे पहले मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। और आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। आर्थिक सुधारों में एक नाम आपको सुनने को मिलता है, एलपीजी। एलपीजी, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन बेटा, ठीक है। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। तो ये एलपीजी के जनक हैं भारत में, प्राइवेटाइजेशन बेटा, ये एलपीजी के जनक हैं। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। और आजकल इससे सवाल आ रहे हैं, जब इकोनॉमिक्स में आपको एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाए तो उसे जरूर पढ़ना। जब इकोनॉमिक्स में आपको एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाए तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, लिबरलाइजेशन बोलते हैं हम उदारीकरण, उदारीकरण बेटा। प्राइवेटाइजेशन हम बोलते हैं निजीकरण को। किसको? निजीकरण, यानी ये जो कंपनियां प्राइवेट चलती हैं आजकल, इसको निजीकरण ही कहेंगे। और ग्लोबलाइजेशन हम बोलते हैं वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण। तो एलपीजी की फुल फॉर्म पूछे तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कब भारत में इंट्रोड्यूस हुआ? 1991 में आया था ये। भारत में एलपीजी सुधार 1991 में आए बेटा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और ये किसके टाइम में आए? तो उस टाइम हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे बेटा, ध्यान रखना है। चलिए, नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न नहीं मिला है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है नरेंद्र मोदी जी को कब मिला है? तो अभी तो भारत रत्न नहीं मिला है उनको, अभी भारत रत्न नहीं मिला है। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा ये आगे पता चलेगी, पर अभी तो बेटा नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव, और भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव। आर्थिक सुधार जब इनके समय में शुरू हुए तो मनमोहन सिंह उस टाइम पे वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री उस टाइम पे कौन थे? तो मनमोहन सिंह, जो बाद में 2004 से लेकर 14 तक 10 साल तक लगातार हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। क्लियर है बेटा? आगे आइए, एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो, मैं बहुत डिटेल में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी क्योंकि आपके पेपर में 2 महीने हैं, मैं हरित क्रांति क्यों हुई, किस लिए हुई, कहां से हुई, कब हुई, ये सब भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन अभी आपका एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। और एक चीज और, कोई चीज आपको लगे क्लास में थोड़ी सी जल्दी हो गई है तो घबराना मत, उसके लिए मैं अतिरिक्त प्रयास भी करूंगा, चाहे रैपिड फायर के थ्रू, चाहे एक क्लास आती है हमारी कॉन्फिडेंस बूस्टर, कभी कभी उसके थ्रू करूं।
लेकिन वो मैं करवाऊंगा, तो उससे परेशान मत होना। वो टॉपिक केवल इसलिए होगा क्योंकि वो टॉपिक समझने के लिए एक बार टाइम चाहिए, याद करने के लिए दोबारा चाहिए। अगर होता है तो वो केवल इसलिए होगा। ठीक है, चलिए। तो हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और ये सवाल सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से आ जाता है। तीसरी पंचवर्षीय बेटा, यानी 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति जो आई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी बेटा, याद रखना है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन है बेटा? नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक, याद रखना है। इनको तीनों पद्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, और तीनों पद्म पुरस्कार भी इनको बेटा मिल चुके हैं। ठीक है, भारत रत्न से कुछ सवाल आएंगे। भारत रत्न से कुछ सवाल आएंगे कि इसे आज तक कितने प्रधानमंत्रियों को दिया गया है? 8, 8 को दिया गया है बेटा। और एक अंतरिम प्रधानमंत्री भी हैं, इंटरिम, जिनको दिया गया था गुलजारी लाल नंदा को 1997 में। इनका खास अलग से ध्यान रखना है। 1997 में 5 महिलाओं को मिला है। इंदिरा गांधी को 1971 में, ये पहली महिला है। मदर टेरेसा को 1980 में, ये दूसरी हैं। अरुणा आसिफ अली को 1997 में, ये मरणोपरांत पहली हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में बेटा, और लता मंगेशकर जी को 2001 में। यानी पिछले 24 साल से किसी भी महिला को भारत रत्न नहीं मिला है, किसी को भी। और ये राष्ट्रपति टोटल मिला के 6 हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। कुल 53 लोग हैं। 53 में से 18 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद दिया गया है। 18 लोग ऐसे हैं बेटा, ध्यान रखना है, जिनको मरने के बाद दिया गया है। चलिए ठीक है। तो और 2 हैं विदेशी। आप दोनों विदेशियों के नाम बता सकते हो? साल मैं बता देता हूं, 1987, 1990। दोनों विदेशियों के नाम बता दो जरा आप। भारत रत्न बेटा मैंने कल की क्लास में बताया था कौन देता है। आपने कल की क्लास ध्यान से नहीं पढ़ी है तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि फिर आपको और फैक्टों में भी दिक्कत आएगी। ये तो मैं बता दूंगा बेशक कि राष्ट्रपति जी देते हैं, पर आपको अगर ये फैक्ट याद नहीं है तो बाकी के भी नहीं याद होंगे, तो रिवीजन करो उसका कल का। बेटा ट्रिक से ये चीज नहीं हो सकती। नाम कैसे ट्रिक से ये वाले याद करोगे आप? साल ट्रिक से कैसे याद करोगे? सारी चीज में नहीं लगेगी ट्रिक। वो मैं पहले दिन ही बता दिया था कि कुछ में बहुत अच्छी बनेंगी ट्रिक और कुछ में नहीं बनेंगी, वहां ट्रिक से उल्टा नुकसान हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया बेटा। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, और याद रखना है बेटा यहां पे नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, मंडेला। ठीक है, चलिए। और मरणोपरांत केवल एक ही महिला को मिला है जिनका नाम है अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। आ जाइए अगले पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पर। रेमन मैग्सेसे पर आ जाइए बेटा, ध्यान से पढ़ना है। सवालों के जवाब के लिए स्पेशल सेशन लाऊंगा 1-2 दिन, मंडे लास्ट, मंडे से पहले एक या मंडे तक एक सेशन आ जाएगा, तो इसलिए यहां ज्यादा सवाल मत पूछो, सारे वहां पूछ लेना, यहां पढ़ लो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो जो फिलीपींस देश है एक हमारे यहां, क्या फिलीपींस की राजधानी मनीला है बेटा? राजधानी बताओ।
इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मनीला। और उस राजधानी में एक बैंक है बेटा, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसी फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो दो बहुत खास चीजें हैं वहां पे। तो फिलीपींस में एक राष्ट्रपति हुए रेमन मैग्सेसे, उनकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बाद, ताकि उनकी यादों को जिंदा रखा जा सके, उनकी याद में एक पुरस्कार दिया जाना शुरू हो गया। उनकी याद में एक पुरस्कार देना शुरू कर दिया बेटा, याद रखना है, ठीक है। 1953 से लेकर 1957 में राष्ट्रपति रहे थे। प्लेन क्रैश में बेटा इनकी मृत्यु हुई, उनकी याद में एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना तो हुई थी 1957 में, लेकिन पहली बार दिया गया 1958 में। और इसका एक खास नाम है एशिया का नोबेल, द नोबेल ऑफ एशिया। तो इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और जैसे नोबेल दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कार हैं, वैसे ये एशिया में सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो हम इसे एशिया का नोबेल, द नोबेल ऑफ एशिया कहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अप्रैल 1957 में शुरू, 1958 में पहली बार दिया गया। और जब ये पहली बार दिया गया तो हमारे ही एक व्यक्ति को दिया गया है, जो हम आगे देखेंगे। एशिया का नोबेल इसका उपनाम है, ठीक है। एशिया का नोबेल जो है इसका उपनाम है, ठीक है। पुरस्कार राशि इसमें $50,000 है बेटा। क्या है? $50,000 इसमें पुरस्कार राशि है, प्राइज मनी है। क्या है? $50,000। रेमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये सीधे सीधे सवाल आता है। पहले व्यक्ति भी, पहले व्यक्ति बेटा 1953 से 57 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। 1953 से 57 ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। इनकी राष्ट्रपति रहने की अवधि थी ये, है ना। ये रेमन मैग्सेसे ये कौन थे? राष्ट्रपति थे बेटा। इस अवधि के दौरान ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये अवधि के दौरान ये राष्ट्रपति थे। ये इसलिए यहां लिखा है 1953 से लेके 1957, ठीक है। $50,000 की इसे राशि दी जाती है। और पहले विजेता विनोबा भावे, सामुदायिक नेतृत्व में। अब आप कहोगे जी सामुदायिक नेतृत्व क्या है? सामुदायिक नेतृत्व क्या है आप कहोगे ना। तो बेटा जैसे नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, वैसे ही ये भी अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता रहा है। इसलिए जो इनका वाला क्षेत्र है वो सामुदायिक नेतृत्व है, कम्युनिटी लीडरशिप है। क्या है बेटा? कम्युनिटी लीडरशिप है इनके वाला क्षेत्र, ठीक है। 6 क्षेत्रों में, देखो ये ज्यादातर 6 क्षेत्रों में दिया गया है। पर कैसे दिया गया है मैं आपको बता दूं। देखो, पहले क्या हुआ कि 1958 में पहली बार दिया गया, और 1958 से लेके बेटा याद रखना है 2000 तक ये कितने क्षेत्रों में दिया गया है? 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्रों में बेटा, ठीक है। 2001 से ध्यान रखना है, और 2000 ध्यान रखना है बेटा 8 तक ये दिया गया है 6 क्षेत्रों में, क्योंकि एक जुड़ गया था। और बेटा याद रखना है उसके बाद याद रखना है आपको उसके बाद बेटा 2001 से, अब ये 2008 से केवल 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, केवल 2 क्षेत्रों में। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा, वो क्षेत्र मैं आपको बता दूंगा।
चलिए देखो, ये शुरू में 5 क्षेत्रों में शुरू हुआ था, जैसे नोबेल भी 5 में हुआ था, ये भी 5 में। देखो, ये 1958 से इस क्षेत्र में दिया जा रहा था, शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा या जनसेवा में भी दिया जा रहा था, सामुदायिक नेतृत्व में भी दिया जा रहा था बेटा, पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला यानी जर्नलिज्म, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट में भी दिया जा रहा था, और बेटा शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यानी पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी ये दिया जा रहा था। ये ऐसे दिया गया सन 2000 तक। जब शुरू हुए तो जैसे नोबेल दिया जाता था, मान लो हमारे सुशील कुमार को दिया गया, तो सुशील कुमार के लिए कहते जी आपको शांति का दिया जा रहा है, अच्छा जी आपको पत्रकारिता वाला दिया जा रहा है, ठीक है जी, अच्छा भाई साहब आपको ना सार्वजनिक सेवा का दिया जा रहा है, ठीक है, अच्छा आपको ना गवर्नमेंट सर्विस का दिया जा रहा है, ये भी ठीक है जी, अच्छा जी विनोबा भावे जी आपको सामुदायिक नेतृत्व का दिया जा रहा है, अच्छा जी ठीक है। आया सन 2001। 2001 में इसमें एक कैटेगरी और जुड़ी, कैसे? जैसे नोबेल में इकोनॉमिक्स बाद में जुड़ा था, जैसे नोबेल में इकोनॉमिक्स बाद में जुड़ा था। इसमें कुछ गणित नहीं है, नोबेल समझ में आता है ना खूब। नोबेल की तरह ही ये जब शुरू हुआ था तो उन 5 क्षेत्रों में था जो पहले 5 है, जैसे नोबेल फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, मेडिसिन में था, मेडिसिन या फिजियोलॉजी एक ही बात है, पीस में था, लिटरेचर में था, 5 क्षेत्रों में था नोबेल। फिर आज 6 में क्यों है? क्योंकि बीच में कुछ एक जोड़ दिया। ऐसे ही जब ये शुरू हुआ तो सन 2000 तक ये 5 क्षेत्रों में था, फिर 2001 में इनके यहां एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ, उभरता या उद्गामी नेतृत्व यानी इमरजेंट लीडरशिप। जैसे 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल की स्थापना हुई थी, दिया वो 1969 में गया था पहली बार, वैसे ही ये जो रेमन मैग्सेसे है उसमें कैटेगरी उभरता या उद्गामी नेतृत्व सन 2001 में जोड़ दी गई, सन 2001 में जोड़ दी गई। ये क्लियर नहीं हुआ? जिनको क्लियर हुआ एक बार थम्स अप करेंगे बेटा, थम्स अप करेंगे। अब समझ में आएगा जब नोबेल से जोड़ा है, जैसे उसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी, ऐसे ही जोड़ दी गई। पर इसमें एक बदलाव और आया 2008 में। 2008 में ध्यान से सुनना, 2008 में एक बदलाव और आया कि इनकी ये 5 कैटेगरी मिलाकर एक कर दी। इन 5 को, शुरू की जो 5 चली आ रही थी, इनको मिलाकर एक कर दिया। और अब याद रखना है केवल 2 ही कैटेगरी हैं, या तो रेमन मैग्सेसे या रेमन मैग्सेसे उभरता या उद्गामी नेतृत्व, या तो रेमन मैग्सेसे या रेमन मैग्सेसे उभरता या उद्गामी नेतृत्व। अब केवल 2 कैटेगरी हैं। अब कैटेगरी कितनी है देखो, अब या तो आपको एक नाम से दिया जाएगा, अब कैटेगरी या तो इस नाम से दिया जाएगा बेटा, आपको सीधे कहा जाएगा कि भाई आपको रेमन मैग्सेसे दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे, या तो आपको बिना कैटेगरी के दिया जाएगा कि सीधे सीधे कि भैया दीपक आपको रेमन मैग्सेसे दे दिया, या फिर रेमन मैग्सेसे उभरता या उद्गामी नेतृत्व, रेमन मैग्सेसे उभरता यानी इमरजेंट लीडरशिप या उद्गामी नेतृत्व, रेमन मैग्सेसे उभरता या उद्गामी नेतृत्व। ठीक है, अब ये 2 ही कैटेगरी हैं आज की डेट में। सवाल कैसे बनता है? सवाल मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा। सवाल कैसे बनता है कि भैया जब ये शुरू हुआ था तो इसमें कितनी कैटेगरी थी? आप जवाब देना और फिर मेरे जवाब से मैच करना कि ठीक बैठ रहा है आपका नहीं। सवाल अगर आता है कि जब ये शुरू हुआ था तो ये कितने क्षेत्र में दिया जाता था, तो जब ये शुरू हुआ था तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। रेमन मैग्सेसे में बाद में किस क्षेत्र को जोड़ा गया? तो बेटा उभरता या उद्गामी नेतृत्व को जोड़ा गया।
और वर्तमान में ये केवल कौन सी कैटेगरी का दिया जाता है? तो देखो ये तो कोई कैटेगरी है ही नहीं। ये सवाल आ रखा है कि वर्तमान में ये कौन सी कैटेगरी का दिया जाता है। तो वर्तमान में रेमन मैग्सेसे उभरता या उद्गामी नेतृत्व कैटेगरी में दिया जाता है। या तो दिया जाएगा बिना कैटेगरी के, नॉर्मल के, जी आप रेमन मैग्सेसे ले लो। पर अगर कैटेगरी कोई है तो वो केवल एक है, उभरता या उद्गामी नेतृत्व। पहली 5 को जोड़ के उस कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। और ये चीज कई बच्चों की समझ में आती नहीं है। पेपर आया कि वर्तमान में कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, और मैक्सिमम बच्चों ने भाई तुक्का लगाया, क्योंकि ये सारी कैटेगरी उन्होंने पढ़ रखी है। पर ये नहीं पढ़ रखा था कि इन 5 को जोड़ के एक कर दिया है। इन 5 को जोड़ के एक कर दिया। जैसे बेटा जो आपने यूएई का नाम सुना है, संयुक्त अरब अमीरात, उसमें 7 अमीरात हैं और उन 7 अमीरात को जोड़ के यूएई कर दिया। अब उनका नाम हो गया यूएई। वैसे ही इन 5 को तो केवल रेमन मैग्सेसे कर दिया और केवल एक कैटेगरी जिंदा रखी है, जो बाद में जन्म हुआ था, जिसका 2001 में जन्म हुआ था, जिसका 2001 में, यानी उभरता या उद्गामी नेतृत्व। अगर ये समझ में ना आया हो, एक बच्चा पूछ रहा है सर दिवाली को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया क्या? बेटा दिवाली को उसमें नहीं किया गया जिसमें आप समझ रहे हो। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है एक, साइट अलग चीज है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अलग चीज है। उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल किया गया है, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जो मैंने नहीं पढ़ाई है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो दीपावली को उसमें जोड़कर ही पढ़ाऊंगा, जोड़कर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर है यहाँ। चलिए तो वर्तमान में देखो, या तो ये बिना कैटेगरी के दिया जाता है, या अगर कैटेगरी है तो केवल उभरता है उद्गामी नेतृत्व। अच्छे से समझा है तो सवाल करके आओगे, नहीं समझा है तो गलत करके आओगे। 2025 में कौन से दिए गए हैं? देखो 2025 में संस्करण, ऐसा सवाल भी आता है, कौन सा संस्करण 2025 में? तो 2025 में इसका बेटा संस्करण जो है, याद रखना है, वो है 67वां। और ये सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है, और हमारे लिए खास है क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे लोगों को मिला है, बहुत सारे को, पर आज तक किसी संस्था को नहीं मिला था। पहली बार हमारे यहां किसी संस्था को, पहली बार हमारे यहां किसी संस्था को दिया गया है बेटा, याद रखना है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। और ये पहली बार जब किसी संस्था को दिया गया है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि भैया 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत की किस संस्था को दिया है? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को दिया गया है। और इसका काम है कि जो गांव के इलाके हैं या जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां तक हर आदमी की पहुंच नहीं है, वहां पर जो लड़कियों के साथ शिक्षा के मामले में अन्याय होता है, जो लैंगिक आधार पर शिक्षा केवल इसलिए नहीं पहुंच पा रही वहां तक क्योंकि लड़कियों के साथ लोग कह देते हैं अरे ठीक है एक लड़का है इसको भेज देते हैं पढ़ाने, लड़की क्या करेगी पढ़ के। उस अन्याय को दूर करने के लिए संस्था काम करती है। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली जो इसे मिला है बेटा, ये रेमन मैग्सेसे, ये पहली संस्था है, भारत की पहली संस्था है जिसे आज तक मिला है। ठीक है, एक शाहीना अली है मालदीव की, जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ती हैं खास तौर पे, और समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसको सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ती हैं, तो शाहीना अली मालदीव की हैं। और तीसरा फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये फिलीपींस के हैं। पर हमें कम से कम ये नाम जरूर याद कर लेना है, कोई करो मत करो, ये बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो। पूछा जाएगा हाल ही में भारत की किस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसमें 3 और ऑप्शन होंगे और चौथा होगा फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली बेटा, ठीक है। चलिए ये यहां तक हो गया और यही आज का हमारा रहेगा। कल हम बुकर पुरस्कार पे चलेंगे। पुरस्कार शायद कल खत्म हो जाए बेटा, या कल नहीं हुए तो परसों खत्म हो जाएंगे। अगर कल नहीं हुए तो परसों जरूर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। देखो ओबीसी 2025 का बेटा ये नहीं चलेगा तो फिर कौन सा चलेगा बताओ? अरे भगवान से डरो मेरे भाई, अगर ये भी नहीं चलेगा तो कौन सा चलेगा?
कहां दिया जाता है बेटा, मैंने बताया कहां दिया जाता है, फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस में दिया जाता है। बुक लेनी पड़ेगी बेटा, बुक लेना चाहो ले सकते हो। सबसे पहले तो आप नोट्स ही पढ़ो जो आपकी क्लास के नोट्स हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट डेली नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा, पर आपके ये सारी प्रैक्टिस भी उसमें मिल जाएगी, चिंता मत करना। संडे को क्लास नहीं है बेटा, कल क्लास है। जनरल का ईडब्ल्यूएस बेटा, ईडब्ल्यूएस मैंने बता दिया, अगर आपका 1 जनवरी के बाद बना हुआ है 2025 का तो चलेगा, वरना तो आपका ईडब्ल्यूएस लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं बना हुआ है तो अब भी बनवा लो। 1 जनवरी के बाद नहीं, 1 अप्रैल के बाद का चलता है वो अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का माना जाता है उस साल के लिए। ठीक है। ओबीसी का अगर अभी तक भी नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक आ जाना चाहिए। अगर आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक साइन भी हो गया ना तो चल जाएगा, यानी आपके सर्टिफिकेट पे जो डेट है ना बेटा, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो होनी चाहिए। अगर उसके बाद आपका आता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। 2023 का ओबीसी बेटा ये चला लेते हैं, कोई बात नहीं, चला लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पुराना मत रखना। अगर उससे ज्यादा पुराना है तो नया बनवा लो, भर बेशक पुराने से देना लेकिन नया बनवा लो जरूर। कल मेरा क्लास है बेटा, बिल्कुल है मेरा क्लास कल, ओबीसी 2024। बार बार एक ही चीज पूछते हो, पिटोगे तुम हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।